नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे 23 का रण परिवारवाद पर फसाद। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज 3 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बीजेपी ने अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुनावी शंखनाद किया है, लेकिन इन सभी के बीच एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी में परिवारवाद के मसले पर बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियां परिवारवाद को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद पर केवल आरोप लगा सकती है, कभी उसका पालन नहीं कर सकती। रमन सिंह ने अपने भांजे को टिकट दिलाया है। कल जो लिस्ट जारी हुई है उसमें चौंकाने वाली बात विक्रांत सिंह का टिकट है। बीजेपी एक तरफ कहती है कि परिवार नहीं चलेगा, इससे लगने लगा है कि आगामी चुनाव में रमन सिंह और अभिषेक सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो प्रत्याशी योग्य होगा बीजेपी उसी को टिकट देगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बीजेपी परिवारवाद वाले फॉर्मूले पर कायम रहेगी या फिर केवल परिवारवाद का आरोप ही लगाती रहेगी और परिवारवाद का फैक्टर चुनाव में कैसा और कितना असर दिखाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो यह है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उसका पत्ता साफ हुआ, रामसेवक पैकरा। दूसरा जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ होने करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है? परिवारवाद कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट तो शायद ना मिले। ये कल के जो सूची है उसकी सबसे बड़ी खबर थी। माननीय रमन सिंह जी ने अपने भांजे को दिलाया है विक्रांत सिंह जी को, तो ये भी तो परिवारवाद की श्रेणी में आता है। उनका भी टिकट का खतरा मंडरा रहा है। अब एक परिवार के अब मामा लड़े या तो भांजा लड़े, अब मामा भांजा दोनों एक साथ लड़ेंगे तो परिवारवाद ही कहलाएगा ना। देखिए, जो भी योग्य प्रत्याशी होगा वो चाहे कोई भी हो, उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, यह साबित किया है। चलिए, तो 23 का रण है, परिवारवाद पर फसाद है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि यदि एक परिवार से रिश्ते नातेदारों में यदि कोई 2 लोग राजनीति करते हैं, उनका टिकट होता है तो कह देते हैं परिवारवाद चला रहे हैं। कांग्रेस पर तो शुरू से अभी तक काफी बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है? कांग्रेस के पास भी ऐसी पूरी फहरिस्त है, एक लिस्ट है जिसमें ये वो बताती दिखाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी में भी, चाहे आप केंद्र की राजनीति को देख लें या राज्य की राजनीति को देख लें, वो भी ये कहती आई है कि बहुत सारा परिवारवाद ये भी चलाते हैं। तो क्या परिवारवाद पर सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही हमें देखने के लिए मिलेंगे? क्या इसका परिवारवाद का जो टिकट होता है, जो टिकट दिए जाते हैं, क्या इसका कोई प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा या मुद्दों पर राजनीति की बात होनी चाहिए? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ी है। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुभव जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। आज ये बात बिल्कुल सही है कि परिवारवाद की बात निकल रही है, लेकिन अभी तक तो हम केंद्र की राजनीति में सुनते आते थे, राहुल गांधी से लेके इंदिरा गांधी से लेके तमाम चीजें, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप परिवारवाद के लगे हैं। एक नाम ही दे दिया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद को लेकर चलती है, लेकिन आपके पास भी, कांग्रेस के पास भी बहुत सारी फहरिस्त आ गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में यदि इन तमाम चीजों को शामिल किया जा रहा है, यदि ये बात आ रही है, तो क्या इसका चुनाव में बहुत प्रभाव पड़ता दिखता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरे भाजपा की प्रवक्ता मैडम को भी मेरा नमस्कार। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2-3 महीने पहले फाउंडेशन डे जब था भारतीय जनता पार्टी का, उस वक्त उन्होंने ये बात करी थी। उन्होंने उस समय एक प्रण लिया था कि वो परिवारवाद को और करप्शन को इस देश से मिटाएंगे। परिवारवाद को मिटाने की वो बात तो कर रहे थे, लेकिन उसका ठीक विपरीत अभी जो नाम घोषित हुए हैं उसमें आपको देखने को मिला। मैं उस पर भी आऊंगा कि कौन से नाम है और कौन क्या है, बहुत कुछ तो लोग जानते ही हैं, लेकिन उसका ठीक विपरीत उन्होंने किया। तो कथनी और करनी का अंतर तो खैर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते ही रही है, उसी का उन्होंने उदाहरण दिया है। दूसरी बात,
अभी कुछ दिन पहले जब नेहरू मेमोरियल का नाम बदला गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय रखा गया, तब श्री राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है जब इसका नाम बदला गया है, नेहरू जी के नाम से हटाया गया है। तो उन्होंने ये जो कांग्रेस की कि उन्होंने कहा कि नेहरू जी का नाम उनके काम से है, उनके नाम से नहीं है। कांग्रेस का विश्वास जो है वो काम पे है, नाम पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नाम पे है, इसलिए परिवारवाद और इस प्रकार की राजनीति को वो लोग आगे बढ़ाते हैं और वो इस चीज में आगे करने की जितने भी प्रयास कर ले, आने वाले चुनाव में जनता उनको जवाब देगी और उनको उसका पूरा नतीजा अभी कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश में भी उनको मिलेगा। ठीक है लक्ष्मी जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो बात अभी तक निकल कर आ रही है परिवारवाद की, कांग्रेस भी 2-3 बातों को लेकर कहीं ना कहीं हमलावर है। कांग्रेस को ये लगता है कि यदि परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो विक्रांत सिंह का टिकट कैसे हो गया। दूसरी चीज, यदि इससे भी अलग हम चले जाएं तो फिर रमन सिंह को और अभिषेक सिंह को तो टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। ये बात जो कांग्रेस के मंत्री हैं उन्होंने भी कही है, भूपेश बघेल ने भी ये बात उठाई है। तो क्या परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो सवाल या आरोप लगाती आई है कांग्रेस पर, आज उसका सीधा पलटवार भी हो रहा है? आपके इस चैनल को धन्यवाद देती हूँ जो इस विषय पे आपने डिबेट रखा है। देखिए, परिवारवाद जिस प्रकार से उसकी परिभाषा गढ़ रहे हैं, विक्रांत सिंह जी बिल्कुल उनके रिश्ते में भांजे लगते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पंचायती राज से शुरू हुई है और वो चूंकि एक अलग परिवार, बहन शादी होके चली गई है और वहां से वो बच्चा आया है जीरो लेवल पे काम करते। आप वही कांग्रेस की परिपाटी देखें कि जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है, फिर उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद देखिए एक गांधी परिवार का लगातार सत्ता और संगठन दोनों में इस आजादी के 76वां हम अधिवेशन मनाए हैं, स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इन दिनों में एक पार्टी का, एक परिवार का जिस प्रकार से पार्टी पर कमांड रहा है, ऐसी स्थिति भारत में और कहीं नहीं मिलेगी किसी परिवार में। तो ये परिवारवाद की परिभाषा है जो सत्ता के लालच में पार्टी को भी अपने हिसाब से चलाते आए हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, लेकिन देखिए अभी तक के वो अपनी टीम नहीं बना पाए हैं। तो सीधा इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद पे ना ही बोले तो बहुत अच्छा होगा। इनके यहाँ सारी परिपाटी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी बहुत से मंत्री है, विधायक है, उनके बेटे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये अपनी जो बात है उसको ये भारतीय जनता पार्टी पे थोप रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो सारे लोग आप उठा के देख लीजिए, बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जो आम जनता के हित में काम करते आए हैं। ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है और इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल है, उनके सारे लोग घबराए हुए हैं कि ऐसी स्थिति में और खासकर छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने करप्शन किया, साथ में आम जनता के साथ अपने वादों को लेके छल किया है और इससे आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार डरी हुई है और ये कहीं ना कहीं लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की आम जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ही छत्तीसगढ़ का विकास करेगी। चलिए, ये तो खैर आने वाले समय की बात है। अनुभव जी, मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण सवाल, मुझे लगता है सभी लोग जानना समझना चाहते होंगे। अमूमन जो भी चुनाव होता है उसमें ये देखा जाता है कि 5 साल में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ था, फिर यदि हमने सत्ता परिवर्तन किया, जनता ने यदि जो भी निर्णायक भूमिका आती है जनता निभाती है, उसके बाद कितना काम हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये परिवारवाद को लेकर बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ पाएगा? मुझे लगता है विकास, छत्तीसगढ़ का विकास, यहाँ के मुद्दे, यहाँ की जनता का मन,
ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जातिगत वोट बैंक के आधार पर यदि टिकट है, जैसा कि कल की सूची जो आई थी उसके बाद बहुत सारी बातें की गई हैं, पाटन सूची पर बहुत ज्यादा सबका फोकस था, क्योंकि भूपेश बघेल, विजय बघेल जब इस तरह के नाम आते हैं तो सोचा जा सकता है, लेकिन उसको भी वोट बैंक के नजरिए से देखा गया कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए इस तरह से चीजों को दिया गया है। तो रिश्तेदारी अलग हो गई और राजनीतिक समीकरण अलग हो गए। महत्वपूर्ण यह है कि उस प्रत्याशी की छवि कैसी है, वो क्या जिताऊ चेहरा है, वो क्या जनता से कनेक्ट करता है, उसे जनता किस तरह से लेगी, ये महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है इससे इतर कि हम टिकट किसे दे रहे हैं। लेकिन परिवारवाद पर महत्वपूर्ण सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि जब हम परिवारवाद को फोकस करके टिकट देते हैं या अपनों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आम कार्यकर्ता जो होता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, उसकी जो मेहनत होती है शुरू से पार्टी के साथ, वो मारी जाती है। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। अभी मैडम ने परिवारवाद की परिभाषा की बात करी, तो मैं उस पर परिवारवाद पे ही आता हूं। सबसे पहले अपन चालू करते हैं केंद्र सरकार से। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में 15 मंत्री हैं जो परिवारवाद का नतीजा है। 15% सांसद हैं उनके जो किसी न किसी रूप से परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। मैं कुछ नाम भी ले देता हूं आपको। देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो क्या है? गंगाधर पंत फडणवीस के वो बेटे हैं, ये आप सब जानते हैं। बसवराज बोम्मई जो पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वो किनके बेटे हैं? चीफ मुख्यमंत्री के बेटे हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री के बेटे हैं। भव्य बिश्नोई, उनके पिताजी कुलदीप बिश्नोई, उनके दादाजी भुजन लाल, वो सब राजनीतिक परिवार से रिश्ता रखते हैं। वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे राजमाता सिंधिया की बेटी हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह हैं, उनके बारे में भी बोलने की जरूरत नहीं है। जितेंद्र सिंह हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, पंकज सिंह हो गए, सुरेंद्र पटवा हो गए, आकाश विजयवर्गीय हो गए, तेजस्वी सूर्य हो गए, धर्मेंद्र प्रधान हो गए, BS येदियुरप्पा हो गए, पीयूष गोयल हो गए, ये सब राजनीतिक परिवार से आते हैं। लिस्ट और भी लंबी है, आप बोलेंगे तो वो तो गिनते ही चले जाऊंगा कौन कैसे है। छत्तीसगढ़ पे भी आते हैं, लेकिन उसके पहले मैं ये भी बताता हूँ कि ये लिस्ट ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अभी 2-3 महीने पहले कहा कि वो परिवारवाद खत्म करेंगे, लेकिन उसका ठीक विपरीत होता है। अब वेटिंग शुरू हो गया है। नरेंद्र तोमर के बेटे, नरोत्तम मिश्रा के बेटे, गोपाल भार्गव के बेटे, गोविंद सिंह राजपूत के बेटे, शिवराज सिंह चौहान के बेटे, सिंधिया जी के बेटे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे, ये सब अब लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो ये कहाँ परिवारवाद नहीं है? जिनके घर शीशे के हो, दूसरों के घर में पत्थर ना फेंके तो ज्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ में आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे नेताओं का अकाल है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चली है, इनके सामने खड़े करने के लिए इनके पास कोई व्यक्ति नहीं है। प्रदेश के स्तर पर तो छोड़ दीजिए, पाटन के स्तर पर मैं उस पर भी आता हूँ। पाटन पे जो आप विजय बघेल जी की बात कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में जिन लोगों के उनने नाम लिए, विक्रांत सिंह को आपने बताया, डॉक्टर रमन सिंह जी के वो भतीजे हैं। भूषण जांगड़े की बेटी को सरायपाली से टिकट मिलती है। राम विचार नेताम जी, वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि उनके परिवार ने संरक्षित जनजाति कोरवा, जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता है प्रेसिडेंट का, उसकी जमीन को उनने हड़पा है। मैं आपको कितने नाम गिना सकता हूँ ऐसे। देवलाल ठाकुर हो गए, ये सब कोई जो है जुम्मा राजनीति में आए हुए, 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हुए रोहित साहू जो पहले जनता कांग्रेस में थे, उनको उनने यहाँ पे दिया है। तो इनके पास नेताओं का अकाल है और परिवारवाद से ग्रस्त खुद भारतीय जनता पार्टी है, जो दूसरों पे आरोप लगाती है कीचड़ उछालना, खुद कीचड़ में बैठे हैं। तो ये शोभा नहीं देता, लेकिन खैर मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई शोभा वाला काम भारतीय जनता पार्टी करे। बाकी जहां तक आपने कहा कि विकास का सवाल है, तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था, उसमें क्या क्या हुआ, कितने घोटाले हुए, नान घोटाला हुआ, क्या नहीं हुआ, वो जनता ने सब देखा है। 1000 एकड़ जमीन जो गौ माता, जिनको ये गौ माता के नाम से वोट लेते हैं, उसकी जमीन में किस तरीके का बंदरबाट हुआ डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, ये सबने देखा है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की जमीन कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये तो अपन लिस्ट बनाएंगे तो अपन को 100-200 व्यक्तियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अंत ही नहीं है इनका कुशासन किस प्रकार का था। तो ये इस चीज को जनता हमेशा से देखती आई है। मुंह में राम बगल में छुरी। परिवारवाद तो ठीक है, जातिवाद हो गया। उसके बाद आपने धर्म के नाम पे वोट लेना, जातिवाद पे लेना, जो आप पाटन की बात कर रही थी, विजय बघेल जी को वहां से खड़ा किया है। बिन दूल्हे के बाराती हैं, पहली बात तो इनका दूल्हा कौन है वो भी नहीं बताते हैं। विजय बघेल जी को वहां खड़ा किया, उनको बलि का बकरा बनाया गया है। वो बिल्कुल
उनकी तो जमानत जब्त हो जाए तो फिर क्या बात होगी। और उनको बलि का बकरा, उनको सैक्रिफाइस करने के लिए जो वोट अपन बोलते हैं वो किया गया है। और पूरा इनका जो राजनीतिक शैली है वो खोखली है, और इसको जनता बिल्कुल साफ साफ देख रही है कि किस प्रकार से इन लोगों ने आदिवासियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय किया है। और उसका जवाब जनता दोबारा एक बार दे चुकी है और दोबारा आपको इस चुनाव में मिलेगा। ठीक है, देखिए अब किसका निर्णय क्या होगा, किसको कैसे वोट मिलेंगे, किसकी क्या कहते हैं ना कि एक छवि या उनके काम को या उनके चेहरे को किस तरह से जनता लेगी, ये तो जनता ही निर्णय देगी। अभी इसका आकलन हम नहीं कर सकते कि किसके साथ क्या होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जनता इस बात को कैसे स्वीकार करेगी छत्तीसगढ़ में कि वाकई में परिवारवाद को ध्यान में रख के टिकट्स दिए गए हैं या फिर वो ऐसा खुद भी चाह रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी। लक्ष्मी जी, बहुत सारी बात अभी अनुभव जी कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या इस चीज़ से थोड़ा सा किनारा लेकर चलेगी कि परिवारवाद का हम ऐसा शो ऑफ ना करें कि हमने परिवारवाद को ही टिकट दिया है। क्योंकि मैंने कहा ना, बात यदि परिवारवाद की निकलती है तो फिर कांग्रेस भी बहुत सारी चीजों को लेकर बैठी है, जिसमें से अभी अनुभव जी बहुत सारी फहरिस्त बता भी रहे थे। ये लिस्ट हमारे पास भी है। पूरे कांग्रेस के शासनकाल में, इतिहास में आप उठा के देख ले, हर परिवार में बेटा और बेटी सामने है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस आज जो लिस्ट हुआ है, ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। जो लोग कहना चाहिए जितने भी 21 घोषित हुए हैं, उसमें ऐसे प्रत्याशी है, कुछ को छोड़ दें, जो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और राजनीति में सक्रिय भूमिका रखते हुए आम जन का सेवा कर रहे हैं। और ये काम कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस में जिस प्रकार से आज धन धान्य वाले लोगों को अभी तक के सत्ता में बैठाते आए हैं, ये कांग्रेस की नीति रही है। और ये बड़ी बड़ी बातें जो अभी कह रहे हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते, ये उतनी ही सत्यता अपने लिए कह रहे हैं कि इनके घर वाकई में जिस प्रकार के कहना चाहिए शीशे और पत्थर की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए ज्यादा चरितार्थ होती है। और रही बात कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार आज देख लीजिए कांग्रेस के रग रग में समाया हुआ है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में चारों तरफ हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। इन्होंने तो शिक्षा के पदोन्नति जैसे जगह को भी नहीं छोड़ा है। और आपके पास 4.5 साल का समय था, किसने रोका था आपको? आपने क्यों उन सब भ्रष्टाचार है उस जो आप अभी कह रहे थे कि किया है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की? आपको कार्रवाई करना चाहिए था, किसने रोका था? तो ये पूरा बात कहने के लिए मीडिया में नहीं है। आप एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठे हैं और जिस प्रकार से जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता आपके भ्रम में नहीं आने वाली है। आपके भ्रम को देख चुकी है कि किस प्रकार से आप 36 घोषणा किए, वो भी गंगा जल को हाथ में लेके, और आपने छत्तीसगढ़ के जनता को कैसे ठगा है। आज महिला बहनें अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, सरकारी कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो हर वर्ग को आपने ठगने का काम किया है। और भ्रष्टाचार में तो एक नंबर है कांग्रेस की सरकार। अगर हम कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचारों की सरकार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर जगह खाली भ्रष्टाचार ही इन 4.5 साल में नजर आया है। चाहे रेत घोटाले की बात करें, सैंड घोटाले की बात करें, पीडीएफ घोटाले की बात करें, मनरेगा घोटाले की बात करें, चाहे आप गौठान घोटाले की बात करें, कोल घोटाले की बात करें, तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश जो कि आज तक के बहुत ही शांति प्रदेश के रूप में जाता था, लेकिन अभी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में घोटाला चल रहा है, आज छत्तीसगढ़ को घोटाले के गढ़ के नाम से देश में जाना जा रहा है। ये एक बड़े शर्म की बात है। और कांग्रेस के शासनकाल में ये छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है
वो छत्तीसगढ़ के आम जनता से नहीं छुपी है। ठीक है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि समय की सीमा है। अनुभव जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये भी बहुत क्लियर किया है कि जो हमारा प्रत्याशी होगा या जो भी एक कहते हैं ना कि जिताऊ प्रत्याशी होगा, पार्टी तय करेगी, हम निश्चित तौर पर उसे टिकट देंगे। तो एक तरफ बीजेपी परिवारवाद की बात निकालती भी है, दूसरी तरफ परिवारवाद की बात नहीं भी हो रही है। ये बड़ा एक सवाल जैसा हो गया है कि आखिरकार किस चेहरे पर दांव लगाया जाएगा। देखिए, आपने जो बात बोली वो बहुत सही बोली कि जिताऊ व्यक्ति को टिकट देते हैं। हर कोई पार्टी यही चाहती है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। तकलीफ वहां शुरू होती है जब आप पंचायत का चुनाव लड़ने जाते हैं, तब भी आप पंचायत में जिन लोगों को खड़ा कर रहे हैं, जिन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, उन लोगों की तस्वीर लगाने की जगह पोस्टर में आप प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाते हैं। तो एक काम पे वोट मांग रहे हैं कि नाम पे मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना एक पंचायत चुनाव से? कोई संबंध नहीं है। लेकिन उनके गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री, वो लोग पंचायत चुनाव के लिए काम करते हैं। और माता जी ने एक बात कही तो वो चीज मैं साफ करना चाहता हूँ कि वो करप्शन की, घोटाले की बात कर रही थी। तो अभी जो लिस्ट आई है उसमें रामविचार जी का नाम है, रामविचार नेताम जी का, उनका नाम भी मैंने लिया था। मैंने वो कोरवा जनजाति के साथ उन्होंने किस प्रकार का अन्याय किया, तो जनजाति उनको जवाब देगी, वो तो है ही। उसके अलावा मैं उनके करप्शन के बारे में भी आपको बताता हूँ। उमेश सिन्हा ने नार्को टेस्ट में रामविचार नेताम को 1 करोड़ देने का बयान दिया है। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में, नान घोटाले में किसका नाम है, पनामा पेपर्स में किसका नाम है, पैराडाइज पेपर में किस मुख्यमंत्री का नाम है? डॉक्टर रमन सिंह। ये मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े आपके सामने हैं। ये हो गई करप्शन की बात। उसके बाद 15 साल के सुशासन में आना हो तो वो भी आप देख सकते हैं कि 2003, 2008 और 2013 में उन्होंने जो 3 संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र में जो उन्होंने 7, 8 और 15 वादे किए, कुल 31 में से 25 वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी, वो नहीं किया। दाल भात सेंटर की बात करी, आदिवासी परिवार को हर एक को नौकरी देने की बात करी, ना जाने कितने हैं वो भी लिस्ट में गिना सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जनता को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन इनको जनता जवाब देगी, जवाब दे चुकी है। इस बार 75 पार करके माननीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़के सीटें लाएंगे। और इस बार भी इनके जो पक्के किले भी हैं, इस बार वो भी ध्वस्त किए जाएंगे, जैसे कि रायपुर दक्षिण। ठीक है, ये आने वाले समय में खैर देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 23 करण है, परिवारवाद पर फसाद है, निश्चित तौर पर है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक तरफ रिश्तेदारी हो जाती है, दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, तीसरा उसकी छवि क्या है, मुद्दे क्या हैं, इन सब के बीच में जनता का मन क्या है। मुझे लगता है आज के समय में जनता इतनी समझदार हो चुकी है, किसी भी स्टेट का इलेक्शन आप उठा के देख लीजिए, वो विकास और उससे जुड़ी हुई चीजों पर फोकस करेगी, ना कि आपकी रिश्तेदारी पर। लेकिन हाँ, जातिगत वोट बैंक की जहां बात आती है वहां पर यह भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या इन तमाम बातों का, परिवारवाद का जो बात हो रही है, वो फॉर्मूला जो जिसकी बात हो रही है, वो फैक्टर काम करेगा, यह आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।